अब आपके पास आज मेरा फोकस है एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करना। आप लोगों को जो डीपीपी मिली हुई है ऑलरेडी वो रही है, उसका टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स अभी हमने कवर नहीं किया था, तो एराइल हैलाइड मैं कवर करूं उससे पहले मेरे को एक टॉपिक आना चाहिए, वरना मैं उसको कवर नहीं कर सकती। दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं, और जितना भी आपने 11th में पढ़ा था तो उसको आप 10 या 20% मान लीजिए। उसके ऊपर का सारा आपको 12th में इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो पहले उसको समझेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बेंजीन की तरफ देखूं, आपको मैंने लास्ट 2 क्लासेस में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश की है कि आपको दिक्कत ना आए। बेंजीन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का घूमने वाला एक क्लाउड होता है, ये सबको पता है मेरी क्लास में। 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियोफाइल। तो जब कोई चीज न्यूक्लियोफाइल है, उसके ऊपर मेरे को अगर कोई रिएजेंट भेजना है तो वो रिएजेंट कौन सा होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से ही अट्रैक्ट होगा, या कह लीजिए अटैक होगा। बोथ विल एफर्टलेसली अटैक ईच अदर। तो मुझे इस बेंजीन को पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए ठीक ठाक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रखता है। इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड है या 3 पाई बॉन्ड है, वो अपनी पोजीशन बदलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। किसी को इसमें दिक्कत है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं? किसी को भी हो मुझे रजिस्टर जरूर करिएगा। मैं कब कराऊं वो बात अलग है, लेकिन मेरे को बहाना मिलेगा मैं करा दूंगी। और ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही सबको आता होगा, बट मैं जस्ट पूछना चाह रही हूँ, किसी को ये पता है कि इसको एरोमेटिक क्यों कहते हैं? अगर आपने +1 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सिर्फ स्कूल एग्जाम भी दिया तो एरोमेटिसिटी एक फेवरेट सा टॉपिक था, छोटा सा। जहां कहीं भी 6 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट घूमना दिख जाए उसको हम एरोमेटिक अभी तो कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमने एक हक्कल रूल पढ़ा था कि आपको यह पता हो जो घूमने वाले कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर या तो 6 हो या 10 हो, 6 से कम भी हो सकता है। तो मैं अभी उस टॉपिक के डिटेल में नहीं जा रही, एरोमेटिसिटी वो भी राइट टाइम पे जाऊंगी। लेकिन जो कोई भी अपनी +1 साथ में पैरेलल चलाना चाह रहा है या चला रहा है, और +1 में जिस किसी ने भी पढ़ा था, टुडे इज द राइट डे, आप एक बार एरोमेटिसिटी को निगाह मार सकते हैं कि क्या थी एरोमेटिसिटी, हम अलग से जरूर लेंगे। तो बेंजीन जैसे ही आएगा, मेरे को ये 3 चीजों के बारे में हमेशा आपसे बात करनी। बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन के अंदर हाई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और इसकी रेजोनेंस एक स्पेशल किस्म की है, इसको स्पेशल स्टेबिलिटी मिल रही है, जिस प्रॉपर्टी को हमने आगे जाके नाम दे दिया था एरोमेटिसिटी। राइट, तो ये एरोमेटिक है। तो ये 3 चीजें अगर आपको थोड़ी बहुत पता है तो हम आज के टॉपिक के लिए गुड टू गो वाली सिचुएशन है। तो अब रेजोनेंस क्या होता है बेंजीन का? 3 डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को सिंगल बॉन्ड के साथ स्विच कर लिया, और ये काम हर वक्त इस तरह से तो नहीं, ऑब्वियसली इस तरह से चलता रहा। तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हर वक्त घूमते रहे, कहीं फिक्स नहीं है ये चीज। तो यानी कि अगर आपको कोई कहे इसके डबल बॉन्ड को लोकेट करो, अटैक करो, घुसो, नहीं कर सकते। कि भाई बेंजीन में 3-3 डबल बॉन्ड है। पिछली क्लासेस में हमने एल्कीन पे HBr दिया, एक तरफ H लगा एक तरफ Br लगा। हमने टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन करा, इधर भी Br लगा इधर भी Br लगा, ब्राउन कलर डिसअपियर्स, अनसेचुरेशन का टेस्ट आया। अब मैं आपको कहूं जो हमने पिछली क्लासेस पढ़ा, अभी आप समझना +1 में है, ठीक है, +2 में नहीं है, +1 का चल रहा है। वही चीज अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं, इसको Br2 दो, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 3-3 डबल बॉन्ड है। इथीन दे सकता है तो बेंजीन क्यों नहीं दे सकता? इथाइन दे सकता है तो बेंजीन क्यों नहीं दे सकता? सिर्फ एक ही शर्त तो थी, हमने लास्ट क्लासेस में जो पढ़ी है, कि आपके पास बस एडिशन रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड चाहिए, बड़ा कमजोर।
उसके सामने मैंने Br2 विद CCl4 अगर दे दिया तो उस Br2 CCl4 की वजह से मुझे पता है इसका पहले क्या बनता है, Br पॉजिटिव नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल, वो इसके साथ जाके क्या बना लेता है, साइक्लोहेलोनियम इंटरमीडिएट। सेम इसके पास तो तीन तीन है, तीनों साइड यहां पर इधर 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 तीनों साइड हेलोनियम बनना था, ब्रोमोनियम साइक्लिक फेज बनना था, बट नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये तीन डबल बॉन्ड एक जगह रुक ही नहीं पाए, टिक ही नहीं पाए। ब्रोमीन को लगा भी कि मैं अटैक करूं, ब्रोमीन पॉजिटिव बनाऊं, बनाया, अटैक करने गया, उसे डबल बॉन्ड मिला ही नहीं, हाइड एंड सीक चलता रहा। ब्रोमीन जब अटैक करने आया तो उसको डबल बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा था, वो ब्रोमीन पॉजिटिव जैसे इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर, ब्रोमीन पॉजिटिव लॉस्ट। तो तीन तीन डबल बॉन्ड होते हुए भी आपको कोई भी वो रिएक्शन नहीं मिला जो पिछली क्लासेस में आप डबल बॉन्ड पे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, हेलोजिनेशन सब कर रहे थे। यानी यहां से मैं एक बात समझ के आती हूं या रियलाइज करती हूं, बेंजीन पे एडिशन नहीं हो सकता। इसके बॉन्ड को तोड़ना इज हाई एनर्जेटिक अफेयर, इसकी रेजोनेंस को आप तोड़ ही नहीं सकते। पाई बॉन्ड है ही नहीं, डेड बॉन्ड है ये, तो आप देखिए घूमता रहेगा, इसमें पाई बॉन्ड मिलना ही नहीं है। तो पाई बॉन्ड मिलना नहीं, आप देते रहो एजेंट एडिशन के लिए, इट विल नेवर गो अंडर एडिशन, ऑब्वियसली अंडर नॉर्मल कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन की मैं बात नहीं कर रही। तो बेंजीन आते ही मेरे को ये क्लैरिटी आ गई, बेंजीन मतलब क्या है, इसके तीन पाई बॉन्ड जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। क्लियर इतना सबको? तो अब आती है मेरी बारी, क्योंकि मेरे को आज एराइल हैलाइड बनाने हैं तो मेरे को बेंजीन पे बात करनी है, लेकिन टॉपिक ऊपर क्या लिखा है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो अब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से पहले मुझे ये पता चले बेंजीन को अटैक करना भी है किसी ने तो कौन कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों में से। देखिए अटैकिंग एजेंट तो दो ही है मेरे पास, तो इसको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाए कि न्यूक्लियोफाइल। अब आपको ये तो मैंने क्लियर कर दिया ये क्या है, गुड, न्यूक्लियोफाइल। तो इसको अटैक करने सिर्फ कौन जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो गया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने, लेकिन उसको पाई बॉन्ड नहीं मिले। एडिशन की साइड तो सोचो भी मत। लास्ट क्लास में हम क्या कह रहे थे, भाई जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, उस इलेक्ट्रोफाइल को देखकर पाई बॉन्ड किसी एक पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस पे शिफ्ट होगा उस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए अटैक के लिए वाइबल, और जुड़ गया ई। यहां इलेक्ट्रोफाइल को डबल बॉन्ड ने रास्ता नहीं देना कि एडिशन तो तुम भूल जाओ कि मेरा पाई बॉन्ड तोड़ के ऐड होगे, फॉरगेट इट। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करे, अट्रैक्ट होके पहुंच तो जा रहा है, वो इतना एफर्टलेस काम तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम है, उसको देख के इलेक्ट्रोफाइल तो पहुंच गया, वो इलेक्ट्रॉन ने इसको रास्ता नहीं दिया, तो इसको क्या दिखा, 6 H है, इनको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। भाई रिएजेंट है, अनस्टेबल है, उसको कुछ तो चाहिए, और H को क्या है आदत, आई एम हैप्पी टू लीव एज H पॉजिटिव, कोई निकालने वाला आ जाए मैं निकलने को तैयार हूं। इस इलेक्ट्रोफाइल को देख के छयों में से कोई भी एक H निकाल दो, भी तो छयों सेम है, एक H में निकाल दूं तो क्या आ जाएगा उसकी जगह, E, इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन की एंड क्लास आपकी हर जगह, स्कूल हो कुछ भी हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, यही सब चली होगी। पूरा यहां की मैं बात करूं तो पूरा एक लेक्चर अभी आपको 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। क्या आपने पिछले साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सब कुछ 10 मिनट तो खैर कम बोल दिए मैंने, आधे घंटे में तो आ ही जाएगा। यानी यहां से मुझे ये पता चलता है बेंजीन के ऊपर अटैक करने की, जाने की कोशिश एक ही चीज कर सकती है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल वहां पहुंचेगा, एडिशन रिएक्शन तो भूल जाओ, वो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां मेरे 2-3 क्वेश्चन आ गए, खड़े हो गए। बेंजीन पर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन क्यों नहीं होता, बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका पाई बॉन्ड इज नॉट इजी टू ब्रेक, दैट्स व्हाई नो एडिशन रिएक्शन। दूसरा सवाल आ जाता है, नो एडिशन रिएक्शन एंड नो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। ऑब्वियसली आपको टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन पहले शो करना पड़ेगा एल्कीन पे, फिर बेंजीन पे आगे आप नो रिएक्शन, बिकॉज बेंजीन में इतनी रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बेंजीन पर ये तो आपने जवाब दे दिया एक तरह से कि एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता, बट इनडायरेक्टली तो मैंने दो सवाल एक साथ हैंडल कर रही हूं, दोबारा सुनिएगा। Why benzene cannot give any test of unsaturation, confirmation of unsaturation? Because practically it has no double bond.
राइट? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई बेंजीन कैन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन? बिकॉज प्रैक्टिकली इट हैज नो डबल बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। दोनों का आंसर है, पूछने का तरीका अलग है। ये दो क्वेश्चन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर है, और लास्ट क्लास में जैसे बताया था वे ऑफ आंसरिंग, पहले केमिस्ट्री बाद में इंग्लिश, उसी को रखिए। तीसरा सवाल आता है, फिर बेंजीन में होता क्या है? बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आके उसके किसी भी एक H को सब्स्टिट्यूट करता है, तो बेंजीन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर का बेंजीन कंप्लीट ले रही हूं मैं एक साथ, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, एज वी हैव डन इन हाइड्रोकार्बन्स। पूरा का पूरा ले रही हूं। हालांकि एनसीईआरटी ने इस साल सिर्फ हेलोजिनेशन लिखा है, क्योंकि ये हैलाइड चैप्टर है। अगले चैप्टर में अल्कोहल बनवाएंगे, उससे अगले चैप्टर में आपसे एल्डिहाइड बनवाएंगे, उससे अगले में आपसे उसी तरह से एसिड बनवाएंगे। तो मेरे को तो एक साथ ही कराना पड़ेगा, ताकि बाकी तीनों चैप्टर में मैं बोल दूंगी डू एज दिस। तो अब मेरे को क्या, मेरी क्लास को ये पता चल गया, बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल नहीं जा सकता, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। बेंजीन पे एडिशन नहीं हो सकता, उसका डबल बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते। तो क्या कर सकते हो आप? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। चल सकते हैं आगे? चलिए, तो अब मेरे पास जब मेरे को बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट, मेरा इरादा है जी बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोफाइल भेजूं, वो एक एच हटा दे। मैं यहां पे एक समस्या में आ जाती हूं, सीधे 12th की एनसीईआरटी में। अगर पहले से कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ हो, तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता दूं, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ रही हूं, क्योंकि मेरे को आज ये प्रॉब्लम डील करनी है। तो सबसे पहली चीज, मान लीजिए मैं आपको कहती हूं आपके पास एक बेंजीन ऑलरेडी है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आपके पास पड़ा है। अब आप इसका, क्योंकि मेरा चैप्टर क्या है, हेलोजिन, मतलब एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, मेरे को कोई कहे इस पे आपको एक और सीएल लगाना है, तो ये इस चैप्टर का वैलिड क्वेश्चन है। एराइल हैलाइड बनने का मतलब यही है। या और इजी, एग्जैक्टली अगर एनसीईआरटी की ही चीज पकड़ लूं, तो कहेंगे टोल्यूइन से आप कैसे एराइल हैलाइड बना सकते हो। तो फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पे सीधे अगर हेलोजन लग जाए उसको एराइल हैलाइड कहते हैं। तो ये मेरी पहली प्रिपरेशन आने वाली है अभी। अब मैं इससे ये बनाऊं, तो मेरे को सर्टेनली इसके एक H को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, पहले से अगर कोई ग्रुप मौजूद है, क्या उसकी वजह से इस इलेक्ट्रोफाइल को कुछ सोचना पड़ेगा, मैं किधर वाले H को हटाऊं? अब तो 5 H है, लेकिन पांचों सेम नहीं है, राइट? तो मैं अभी आपको टॉपिक की जस्टिफिकेशन बता रही हूं कि अगर आपसे एनसीईआरटी 12th की या बोर्ड पूछता है टोल्यूइन के हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट दीजिए, तो पहले तो आप टोल्यूइन बनाओगे, फिर आप हेलोजिनेशन जो मैं सिखाऊंगी वो करोगे। अभी मैं उस पे फंसना नहीं चाह रही, मुझे पता है इलेक्ट्रोफाइल बन के ही आएगा हेलोजन। अभी मैं उससे पहली समस्या पे आ रही हूँ, जो 11th में पढ़ा के मुझे भेज दिया गया, कि हेलोजन लगेगा किधर, अब कौन से H को सब्स्टिट्यूट करेगा। क्योंकि ये वाली टोल्यूइन में मिथाइल के पड़ोस वाली पोजीशन को मैं क्या कहती हूं, जस्ट पड़ोस वाली पोजीशन को ऑर्थो, एक छोड़ के वाली पोजीशन को क्या कहती हूं, मेटा, और जस्ट ऑपोजिट पोजीशन को क्या कहती हूं, पैरा। अब मेरे पास सारे H सेम नहीं है। हाँ, ये दोनों ऑर्थो हैं, इधर के H की जगह लगा दो, इधर के H की जगह लगा दो, बात एक ही है। ये दोनों मेटा हैं और ये पैरा है, तीन अलग अलग कैटेगरी आ गई, कहां लगाऊं? तो मैं पहली ही प्रिपरेशन में फेल हो जाऊंगी आज, इसीलिए मेरे को +1 का टॉपिक उठाना पड़ेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पहले से मौजूद ग्रुप क्या डायरेक्शन देता है कि किधर जाओ, कौन से H को हटाओ, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रुप ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल गो एट ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो मैं ये टॉपिक की हिंदी समझा रही हूं, ये टॉपिक पूरी 12th में आपके लिए बेसिक में चलेगा, आपको पता होना चाहिए। तो आज बहुत, क्योंकि मेरे को एक सब्जेक्टिव टेस्ट छोटा सा लेना है, तो मेरे पे ये लोड नहीं है कि मेरे ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बहुत सिंपल से टॉपिक से शुरू कर रही हूं, टिल एंड जाएंगे 0 से 100। मतलब समझ में आ गया पढ़ने क्या वाले हैं? क्योंकि अगले ही चैप्टर में फिर मेरे लिए ये एक दिन नहीं मेरे को लगाना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगी, बताओ बच्चों इसमें मैं NO2 नाम का इलेक्ट्रोफाइल भेजूंगी, किधर लगाऊं? आपके पास तड़ाक से उस वक्त आंसर होगा
ऑर्थो पे लगाओ या पैरा पे लगाओ, क्योंकि मैंने आज पढ़ा देना है। पहले से OH लगाओ तो क्या होता है, पहले से CH3 लगाओ तो क्या हुआ, पहले से एक हेलोजन लगाओ तो क्या हो। कोई ग्रुप अगर पहले से लगा पड़ा है तो वो सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपनी मर्जी से डायरेक्ट करता है, आप सिर्फ यहीं जा सकते हैं। अंडरस्टूड द क्वेश्चन, अंडरस्टूड द टॉपिक। अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है? इतनी देर से तो मेरे को ये बताना था भाई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, मुझे जरूरत कहां पड़ने वाली है। तो अब मेरा वैसे तो प्रॉपर टॉपिक शुरू होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कि अगर बेंजीन रिंग पे, ये आपको प्रॉपरली +1 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिलेगा। हम यूजुअली इसको GOC में पढ़ा देते हैं, कई बार कई बुक्स इसको GOC में कवर कर लेती है, बट इफ आई फॉलो NCERT टॉपिक लिस्ट तो इट इज देयर इन हाइड्रोकार्बन +1। तो अब आपके पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की मैं बात करूं तो लिखने लायक नोट्स यहां से शुरू हो गए। अगर किसी को अभी भी नहीं पता ऑर्थो मेटा पैरा क्या है तो ये रहा। जो भी ग्रुप G लगा है उसका जस्ट पड़ोसी क्या कहलाती है पोजीशन? ऑर्थो। उसकी जस्ट ऑल्टरनेट पोजीशन क्या कहलाती है? मेटा। और उसकी जस्ट ऑपोजिट पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा। राइट, कहीं भी लगा सकती हूँ ग्रुप में, अब यही बदलती रहूंगी। जो ग्रुप ऑलरेडी लगा है वो डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोफाइल। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो आने वाले पे डिपेंड नहीं करना, बिल्कुल आने वाला डिसाइड नहीं कर रहा। वो कौन डिसाइड कर रहा है? जो पहले से बेंजीन के ऊपर झंडा गाड़ के बैठा है, IMG ग्रुप, यू हैव टू फॉलो माय इन्फ्लुएंस, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब एक बार पेन छोड़ देना, समझना, फिर आप नोट कर लेना, क्योंकि ये तो नोट करना है, क्योंकि देयर आर फ्यू थिंग्स जो आज एड अप हुई हैं आपको +1 में नहीं कराई गई हैं। +1 में इतना डिटेल नहीं दे सकते हम, स्पेशल केसेस और जो हॉट सेलिंग केसेस हैं। अच्छा, इसका जो आज का टेस्ट मैंने बनाया है वो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव है सभी के लिए। मैंने 2024 में जितने भी क्वेश्चन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे डायरेक्ट आए थे जेई में वो सारे डाल दिए हैं, सारी शिफ्ट में मेरे को जो मिले, कि लेट मी सी कि जो मैं पढ़ा रही हूं और जो आप समझ रहे हैं उसका कन्वर्जन रेट आपके लिए क्या है। आपके लिए है ये देखना कि क्या मैं क्लास अगर प्रॉपर अटेंटिव लगा के नोट्स बना लूं तो मेरे को साल के एंड में ये टेंशन तो नहीं होगी मेरे को आ नहीं रहा। तो नाउ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक में हम यही करते हैं, मतलब जो भी लेटेस्ट जेई हो रखे होते हैं उसी के क्वेश्चन डाल देते हैं सीधे, नीट और जेई के मिला के। तो आज ऑब्जेक्टिव सारे वही मिलेंगे, सब्जेक्टिव तो एक आधा जो बोर्ड में काफी पॉपुलर आता है वो मैंने डाल दिया कि आई वांट यू पीपल टू राइट आल्सो। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या वर्ड है, राइट, जो अपने पास कुछ ऐसा रखते हैं इलेक्ट्रॉन जो किसी को जरूरत पड़ने पर डोनेट करा जा सके, यानी कि लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन कौन होंगे जो डोनेशन के लिए अवेलेबल है? ऑफ कोर्स लोन पेयर। या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो तंग होता है, वो किसी को देना चाहता है। तो अगर अब आप थोड़ी देर समझें बजाय लिखने के, क्योंकि क्वेश्चन जेई के जो है बहुत डायरेक्ट आ रहे हैं, इस पर बहुत इजी है, ये टॉपिक इजी टॉपिक्स में माना जाता है। अगर ग्रुप G जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है डायरेक्टली, उसके पास वो एटम जो अटैच हो रखा है रिंग से जो अटैच्ड एटम है, अगर उस एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर है, उस एटम के ऊपर अगर एक भी लोन पेयर है, आंख बंद करके वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से कोई भी एक। कि इफ अटैच्ड एटम ग्रुप G का अटैच्ड एटम, तो वो मैं सारे ग्रुप अभी लिख रही हूं आपके सामने, एक छोटा सा केस लिख दूं कि आप समझ पाओ ये क्या है, इसको बनाना मत। ये बेंजीन रिंग है, इस पे कौन सा ग्रुप लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH। उसका अटैच्ड एटम टू द रिंग कंसिस्ट ऑफ, इसके दो लोन पेयर है, मैंने एक ही बनाया। अगर उसके पास एक भी लोन पेयर है, तुम्हें कुछ और नहीं सोचना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कुछ नहीं सोचना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहचान लिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? बेंजीन रिंग को एकदम और रिच बना देता है। बेंजीन रिंग के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 6। और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड के बाद ये कह रहा है मेरा भी एक पेयर ले लो, टेक माय पेयर। क्या होगा इसका? और रिच किस चीज में हो गया? इलेक्ट्रॉन्स में। और एक्टिवेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल बना भी नहीं रहा होगा, इसके एक्टिवेशन के चक्कर में उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम हाइपर एक्टिव।
मेरे पास पहले अपने 6 थे, मैं उनसे दुखी था, ये OH ने आके अपना एक और पेयर दे दिया, तो आई एम हाइपर एक्टिव, आई नीड अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसकी वजह से एक्टिव हो जाएगा, पूरा बेंजीन रिंग एक्टिव हो गया। दैट्स व्हाई आई कॉल देम बेटर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज माय वर्ड, नॉट बुक्स वर्ड। बुक्स में आप इसके लिए क्या वर्ड देखते हैं, लिस्ट आप जब भी कहीं आप किसी बुक में ढूंढोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखोगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेई में आए हुए उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की लिस्ट थोड़ी मांगी हुई है, इसमें से कितने रिंग एक्टिवेटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो मेरी टर्मिनोलॉजी की आपको शुरू शुरू हो जाए, आपका आपका कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो जाए। एक्चुअली दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो रिंग हटा दिया उसमें से, एक्टिवेटिंग ग्रुप पॉपुलर कर दिया। तो अब आप देखिए, मैं आपको लिस्ट दे रही हूं, इसमें थोड़ा सा शायद मैं एक आधा चेंज भी करूंगी, लेट मी सी अगर जरूरत पड़ी, या इसमें या अगली लिस्ट में। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेरी क्लास को इतना बड़े अच्छे से पता लग गया न्यूक्लियोफाइल वाले दिन से, नेगेटिव चार्ज इज मोर पावरफुल, वो हमेशा ज्यादा तड़प में रहेगा किसी को देने के लिए। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है जिसमें खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज था? यानी कोई मेरे से अगर ये पूछे, तो यहां पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ रही है, मतलब इसके लिए उनको किसी और चैप्टर के साथ मर्ज भी नहीं कर रहे, सीधा। और ऑर्गेनिक के जो 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे बहुत डायरेक्ट आ रहे हैं। इन दोनों में से किस में बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिवेट हो रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? आज याद है, दे दिया, जनवरी में कहना मत ऑर्गेनिक में दिक्कत हो रही है। जहां तुम्हें पहुंचाया जा रहा है, तुम खुद अपनी मेहनत से पहुंच रहे हो, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, तुम खुद अपनी मेहनत से पहुंच रहे हो, उससे गिरना मत बस, कि आपको पता है ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, किसके लिए इलेक्ट्रो मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कि ये जिसमें ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप इसमें लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ ज्यादा ईज से जाएगा, ये पहले सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, इसका रेट थोड़ा स्लो होगा, ये फास्ट जाएगा, ये स्लो जाएगा, कैसे भी पूछ सकते हैं। बट अभी इस पे पूरे चैप्टर में बहुत कुछ आएगा, मैं बार बार आप लोगों से ये पूछती रहूंगी, ये पन्ने पलटवाती रहूंगी। लिस्ट देखिए आप लोग, सब में चेक करो, क्या बाद में नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और नोट करने में ये सारी चीजें नोट करना, क्योंकि जब तुम यहां लिखोगे तो यहां रहेगा। सब में अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है मिथिलेश, या कोई एक इसमें मैंने बेईमानी कर दी है? सब में अटैच्ड एटम पर लोन पेयर है, या कोई है जिस पे नहीं है? मुझे तो दिख रहा है, मेरे को आपसे दिखवाना है। बोलो मिथिलेश, शिखर, कोई ऐसा है जिसमें अटैच्ड एटम पे लोन पेयर नहीं है? आगे पीछे की मेरे को परवाह नहीं। कौन सा है सानवी? इथीन, ओके। और पहले मिथाइल आया, तो मेरी नजर पहले मिथाइल पे गई, यस इथीन भी है। मिथाइल पे कोई लोन पेयर नहीं है, और एक इथीन पे नहीं है, थोड़ी देर बाद करती हूँ इसके बारे में बात। मुझे इस पे भी नहीं दिख रहा वैसे तो, C6H5 पे भी नहीं दिख रहा, इन तीनों पे नहीं है, तो इसके बारे में मैं अलग स्लाइड पे बात करती हूँ, उसके अलावा सब पे है। मैंने आपको क्या कहा, डोनेट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फिर चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, ध्यान से सुनना, फिर चाहे वो लोन पेयर हो, फिर चाहे वो पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड भी तो डोनेट करने के लिए तैयार रहता है, सामने रेजोनेंस मिल रही है भाई उसको, वो क्यों नहीं जाएगा? तो इथीन और बेंजीन में तो पाई बॉन्ड मिल ही गया मेरे को, फिनाइल में। मिथाइल का तो स्पेशल डिस्कशन बनता ही है, एल्काइल ग्रुप का, वो करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे आपके लिए रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। अगर बेंजीन रिंग पर ये इनमें से कुछ भी लगा है, तो वो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल की तरफ दौड़ के रिएक्शन शो करेगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये, इस पे आज मेरे को इसको पढ़ाना है, नेक्स्ट चैप्टर में मेरे को पढ़ाना है इन दो को, राइट? उसका अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, वो डीएक्टिवेटिंग की लाइन में आना है, वो एक्टिवेटिंग में है नहीं। उससे अगला चैप्टर उसी में है एसिड्स, वो भी डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट में आना है। उसका अगला चैप्टर आ जाता है आपका अमीन्स। ये अमीन्स और एल्डिहाइड कीटोन के बीच में आ जाते हैं एसिड और उसके फैमिली मेंबर्स, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड। उसमें मेरे को पढ़ाना है आपको ये। बचा कुछ? तो मेरे को हर चैप्टर में ये चाहिए, आप ही बताएंगे भाई एक्टिवेटिंग है कि नहीं। ये मेरा +1 में जा चुका, जो अब मैं पढ़ रही हूं, शुरू करूंगी। तो अब आप सोचिए, सब एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए, कोई गोला छोड़ा नहीं है मैंने,
मतलब कोई भी नहीं छोड़ा, इसीलिए लाए ही उतने हैं जो आपका +2 का +1 का सिलेबस अलाउ करता है। तो ये सारे के सारे क्या हुए बच्चों, इस लिस्ट के हिसाब से एक्टिवेटिंग। अब इसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे वो क्या किधर की तरफ डायरेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को पता है शायद, इसलिए पूछ रही हूँ। ऑर्थो और पैरा, इस बात को हम अब पहले समझेंगे फिर क्लोज करेंगे कि ठीक है जी मान गए, ये सारों में से कोई भी उठा लो। और मैंने ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजन से CH3 उठाया, क्योंकि वो दिख रहा है उस पे ना लोन पेयर है ना पाई बॉन्ड है, पता नहीं क्यों तुमने ऐसा कह दिया। अगर मैंने यहां पर अभी उठाऊंगी CH3 भी, लेकिन पहले मैं बता दूं ये होता OH, राइट। और अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूं, नहीं OH की बात करते हैं आपके लिए इजी रहेगा। 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको पता है ये रिंग बहुत एक्टिव है। अब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे अटैक करने के लिए कौन सी पोजीशन पसंद करेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अब आप देखिए इस रिंग में कहां कहां नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो मैंने देखा भाई इसमें तो रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए रेजोनेंस में जैसे एक पेयर शिफ्ट हुआ तो इस पर डबल बॉन्ड आएगा, सभी बच्चे जानते हैं बात, और इस ओ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दिए। यहां क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब कौन सा ये कार्बन नेगेटिव चार्ज लेके राजी है, ये कहेगा आई एम नॉट ओके, मेरे को आसपास दिखता है, तो ये कहेगा आप रखो इसको, ये कहेगा ओके। ये रेजोनेंस देख देख के ही आप 11th में बड़े हुए हैं, मैं कह सकती हूँ ये बात। तो अब अगर ये रेजोनेंस हुई तो इसकी वजह से क्या फॉर्म बन गई बच्चों, राइट। फिर वही बात, इस कार्बन को भी जमा तो नहीं है, 3 जगहों पे नेगेटिव पूल बना। मैंने इसके आगे की फॉर्म अभी बनाई नहीं, आप नोट करते हो तो अपनी कॉपी में बनाएंगे। 3 जगहों पे नेगेटिव पूल बना, OH के जस्ट पड़ोस में यानी ऑर्थो पे, OH के जस्ट ऑपोजिट यानी पैरा, और OH के एक और फॉर्म में बना पाती तो उसके ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रोफाइल को घुसते ही क्या दिखता है भाई, इन 3 जगहों पे नेगेटिव पूल बन रहा है, इन्हीं 3 जगहों पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आई विल प्रेफर ऑर्थो और पैरा। तो उसकी वजह से 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे यहां पर, ये OH है और इसके ऑर्थो पे भी E लग सकता है H की जगह, और इसके पैरा पे भी लग सकता है। मेजर कौन सा होगा, ये पैरा वाला, रीजन बीइंग दूर दूर है, नो सिमेट्री, स्टेरिक हिंड्रेंस। पास पास 2 ग्रुप आएंगे तो क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग इज नॉट फेवर्ड इन नेचर, तो इसीलिए वो दूर दूर रहना प्रेफर करेंगे। यहां पर मेरे को मेजर मिला, ये तो कहना है दिस इज रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो सिलेक्टिविटी है। तो जितने भी ऑर्थो, जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे सभी में यही होना है। अगर देखो मैं OH की जगह NH2 लिख दूंगी तो भी कोई कहानी तो नहीं बदलनी, उसने भी लोन पेयर देना है। मैं NH2 की जगह पर Cl लिख दूं तो भी कहानी नहीं बदलनी, उसने भी यही करना है। मैं कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप ले आऊं, सबने अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देना है। अब अगले चैप्टर में बड़ा पॉपुलर बोर्ड का क्वेश्चन है, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस मांगेंगे आपसे, वही नेगेटिव चार्ज ही देना है। जब मुझे पता है एक्टिवेटिंग ग्रुप जितने भी लगे होंगे उनकी सबकी फॉर्म सेम बनेगी, तो सब में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किधर भागेगा, ऑर्थो पर या पैरा पर। तो कैन आई से एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कह सकती हूं। अब इसको सारी नोट करिए, लिस्ट को भी। क्योंकि रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में नेगेटिव सेंटर्स ऑर्थो और पैरा बनते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट भी ऑर्थो और पैरा के H को ही करता है। दैट इज द थिंग वी आर फोकसिंग हेयर कि एक्टिवेटिंग ग्रुप सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। वॉल्यूम 2 NCERT है आपके पास, आर्जा के पास है? अबे दो, मेरे को दो, डाउट है। हाय हाय आर्जा, तब तक मेरे को NCERT पूछा दो, बोलो जी। हेलोजन के अलावा कुछ भी पूछ लेना।
यार ये बड़ा बड़ा ही बॉइलिंग क्वेश्चन है, हो सके तो इसके रीजन पे मत जाओ, याद रखो ये बड़ा बॉइलिंग क्वेश्चन है, ये मेरे को नेक्स्ट चैप्टर में भी फेस करना पड़ेगा, मैं तब तो शायद कोई जुगाड़ दे पाऊं, अभी मत जाओ, डोंट गो देयर। ये याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, इसका एक्सप्लेनेशन इतना टफ है कि उससे लगेगा यही बेटर था, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत टफ है। ये हम टीचर्स में भी आपस में बड़ा वो रहता है बॉइलिंग क्वेश्चन, यार ये ना बताना पड़े किसी को, ठीक है, बताएंगे बट डोंट वरी। हाँ जी, आ गया सबके पास इतना? तो अब मैंने जो हेलोजन के लिए कुछ अलग से लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, ऊपर हेडिंग तो है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और मैं हेलोजन को किस में डाल रही हूं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में। यानी ऊपर की लिस्ट में मैंने हेलोजन का नाम फिर क्यों लिखा, सिर्फ इसलिए लिखा कि लोन पेयर है, अटैच्ड ग्रुप पे है, लोन अटैच्ड एटम पर है लोन पेयर, उस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए था, एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग में ये सबसे पीछे क्यों लिखा है कि एक्चुअली में एक्टिवेटिंग बन नहीं पाता, इसमें कुछ स्पेशल है जिसकी वजह से हेलोजन्स जो हैं एक्टिवेटिंग की लिस्ट के बजाय कहां पहुंच गए, डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट में। उसके वाई को हमने डिस्कस करना है क्योंकि वो ये चैप्टर डिमांड करता है डिस्कस करना, राइट। तो अगर ये स्लाइड सबके पास आ गई हो तो अब पूरे मेरे को ऑर्गेनिक में एक बार भी ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि फिनोल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है, राइट। रिंग पर अगर NH2 लगाए तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है, वो अब आपको खुद से आना चाहिए। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अगर कहीं पर भी बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगा है वो इसका उल्टा है, उल्टा यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मैं पहले टॉपिक पढ़ा के फिर सारे केसेस लूंगी एक साथ, इट्स नॉट कि हम उनको छोड़ रहे हैं, सारे केसेस लेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन खींचे। अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है मुझे ये कैसे पता चले, तो उसको ध्यान दीजिए, उसका जुगाड़ देखिए। अगर अटैच्ड ग्रुप जी जो है उसके ग्रुप के अंदर अगर कभी भी आपको पाई बॉन्ड दिख जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अटैच्ड ग्रुप के अंदर पाई बॉन्ड अगर हुआ तो, और वो पाई बॉन्ड किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। तो जो लोग पेन पेपर पे रुक जाइए एक मिनट, या मैं रुक जाती हूं, क्योंकि ये वो एरिया है जो आपके लिए ट्रबल अब क्रिएट करेगा। +1 में इस एरिया को फेस नहीं किया आप लोगों ने, इससे पिछले वाले को किया है। तो अगर मैं कहूं, जो मैं कहना चाह रही थी, ये पहले CF3 को छोड़ दो, उसके अलावा एक ऐसा ग्रुप जिसमें अटैच्ड एटम इज हैविंग पाई बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चेक। नाइट्रो में नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाए हुए, नाइट्रोजन के साथ नहीं, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। यहां पर, यहां तो खैर कुछ और ही रीजन है, कार्बन, ये अटैच्ड एटम है रिंग के साथ, और ये अगेन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या बनाए हुए, पाई बॉन्ड। ये भी अगेन अटैच्ड ग्रुप का एटम, और ये भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या बनाए हुए, पाई बॉन्ड। ज्यादातर में आपको ये दिख जाएगा कि कार्बन जो अटैच्ड है या जो भी ग्रुप अटैच्ड है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ पाई बॉन्ड बनाए बैठा है। इनमें क्या है, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज, ये तो खींचेंगे ही सामने वाले से, ये तो लॉजिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी में ही होने चाहिए थे, इसके लिए तो हमको जुगाड़ भी नहीं ढूंढना चाहिए कि जिन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिंग से मांगेंगे ही, रिंग से खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। CF3 करती हूं बात, लेकिन बाकी सारे अगर आप देखो, ये तो स्पेशल केस है ही कि इसको डीएक्टिवेटिंग में रख रही हूं मैं, ये तो हमारे लिए वैसे ही स्पेशल केस है जिसको डिस्कस करना है। हेलोजन के अलावा अगर आप पूरे देखो ग्रुप्स, सबके सब में पाई बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, या खुद पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग हुए। माय क्वेश्चन टू माय ऑडियंस, ये क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? सृष्टि, विदित, प्रीशा, अगर बताना चाहो CF3 क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी में आना चाहेगा या क्यों आया होगा, कौन? तो बहुत ज्यादा होगा। ये बेंजीन रिंग, इसके साथ अगर आप CF3 लगाते हो, ये फ्लोरीन क्या है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो यही है, ये इस कार्बन से खींच के इसको भूखा कर देगा लिटरली।
इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। अगर अटैच्ड एटम पे किसी वजह से भी पॉजिटिव चार्ज रिच हो गया, वो तो डिमांड ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी में आ गया। ये सबके सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैटेगरी में। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का क्या मतलब है, जिस वजह से मैंने आप लोगों को नोट करने से भी रोका है कि पहले उस बात को समझ लीजिए फिर नोट करेंगे। ये है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के 6 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को देख के कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करना है, और आपने यहां पर पहले ही एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, राइट। तो मैं यहां लिख दूं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो क्या करेगा, इस पूरे 6 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ एक्यूमुलेट या खींचना चाहेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल डिस्करेज होगा इसकी तरफ आने के लिए, रिएक्टिविटी विल बी लेस। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, आप उसकी रिएक्टिविटी अपनी तरफ कम कर रहे हो, उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, उसको आने नहीं दे रहे, या रिएक्शन को स्लो दे रहे हो, स्लो कर रहे हो। इसीलिए इन ग्रुप्स को सही नाम क्या देना चाहिए, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो जो भी बच्चा क्लास में ये बोल रहा है ना कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसको पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ये एक्टिवेट कर रहा है रिंग को। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ डीएक्टिवेट किया जा रहा है, डीमोटिवेट किया जा रहा है। तो नोइंग दीज वर्ड्स टेल यू दैट बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप इस तरह से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, नोइंग दीज वर्ड्स विल बी यूजलेस फॉर यू फॉर योर कंपटीशन, वो यूजलेस हो जाएगा। तो स्ट्रेस भी मत दीजिएगा, ठीक है। सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहा गया, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होने से थोड़ा सा कम कर रहा है, रोक रहा है, अपनी तरफ खींच गया इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रोफाइल आया, मैं तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में आया था, तुम इधर बिजी हो गए, हुआ ना डीएक्टिवेट, हुआ डीमोटिवेट। इसीलिए इन ग्रुप्स का नाम ज्यादा पॉपुलर आपको क्या मिलेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की लिस्ट बनाइए प्लीज और लिखिए डीएक्टिवेटिंग। किसी को लगे अपनी भाषा में ये डीएक्टिवेटिंग लिखना कैसे मैंने बताया, आप कैसे लिखना चाह रहे हो, प्लीज लिखिएगा, या आपको समझ आ जाए, आगे तक याद रहे। जिन्होंने पिछले साल भी सुना था उनको याद रहेगा, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं, अगर वो लिख लें तो वो बाकियों के बराबर हो जाते हैं कि अब हमारे लिए भी 2 बार हो गया, सुन लिया और लिख लिया। मैं मान के चल रही हूं हमारे पास नोट हो गया। ये इस येलो लाइन को समझाऊं मैं, नोट कर ली येलो लाइन सबने। अभी तक मैंने ये नहीं बताया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो किस साइड डायरेक्ट करते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। बड़ा ऑब्वियस है, इसलिए शायद मैंने बोला भी नहीं। वो क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। जब पिछली स्लाइड पे मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल रही हूं तो ये क्या होंगे, ऑटोमेटिकली मेटा डायरेक्टिंग। बट ऐसे काम चलना नहीं, क्योंकि फलाना ऑर्थो पैरा है तो ये मेटा होगा, और आपके पास बोर्ड में ही क्वेश्चन आ गया तो क्यों है मेटा, तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो ऑर्थो पैरा है इसीलिए ये मेटा। यू कैन नॉट गिव मी दैट रीजन। तो उसके लिए पहले रीजन समझिए, फिर आएंगे इस बात पे। अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूं, तो मेरा लालच जो चल रहा है, मैं इसी साल के सिलेबस से उठा उठा के ग्रुप्स दूं, क्योंकि मेरे को अगले चैप्टर्स में यूज करने हैं। तो अगले ही चैप्टर्स में कीटोन आएगा मेरे पास, एल्डिहाइड आएगा मेरे पास, बेंजल्डिहाइड। ये आपको +1 की एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में। तो इसकी रेजोनेंस अगर मैं दिखाऊं, पाई बॉन्ड, आप सभी जानते हैं पाई बॉन्ड इज वीक, इजी टू मूव, लेबाइल बॉन्ड। ये जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन का क्या हाल हुआ, मेरी तो टेट्रावैलेंसी खराब हो गई, उसकी वजह से ये क्या करेगा, हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग से। जैसे ही रिंग से इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, आई होप सभी लोग यही देख रहे हो, जो इधर उधर जमीन और तारे देख रहे हैं वो यहां आ जाएं। अब यहां पर डबल बॉन्ड O तो रहा नहीं, क्या रहा, O नेगेटिव, H एज इट इज। इधर आ गया ये बॉन्ड। इस कार्बन का क्या हुआ, आपने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसकी वजह से इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव चार्ज को देख के ये बॉन्ड मूव किया, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए किस पे आया, इस पे। इसके पॉजिटिव चार्ज को देख के ये मूव किया, तो किस पे आया, इस पे। वो मैंने 5-4 फॉर्म्स ना बना के एक ही में दिखा दिया कि पॉजिटिव चार्ज किधर किधर घूम गया, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे। अब मैंने इसको ऑर्थो क्यों बोला, देखिए मैंने पोजीशन चेंज करी। पिछली स्लाइड पे मैंने यहां OH लगा दिया था कि आपको आदत ना पड़ जाए, ऊपर ही लगता है ग्रुप और पैरा तो नीचे वाला ही होता है। नो,
ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट वाला कौन होता है? पैरा। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो यहां पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो, उन पे तो खुद पॉजिटिव चार्ज है। और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? एक इलेक्ट्रोफाइल आए तो कहां जाएगा? स्ट्रांगली रिपेल्ड एट ऑर्थो एंड पैरा। वो ऑर्थो पैरा पे तो जाएगा, उसको तो धक्के पड़ने हैं वहां पे, उसके लिए कौन सी जगह रहेगी इकलौती? मेटा। तो ये बात समझना कि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। ये किसी को लगे नहीं समझ आया तो उसको ये ड्रॉ करके देखना चाहिए। तो मेटा क्यों है? बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, और इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों पोजीशंस पर रिपेल होगा। ये आपकी एनसीईआरटी ने ये पूरा पेज तीनों के लिए बना रखा है। ये पूरा पेज जो प्रॉपर्टीज का हिस्सा है, मैं प्रॉपर्टीज का वेट नहीं कर रही हूं, क्योंकि जिस दिन प्रॉपर्टीज के हिस्से में पढ़ाऊंगी उस दिन आपको पकड़ूंगी सभी को कि दिखाओ और बनाओ। वो फिर मेरा टर्न होगा कि लेट मी सी आप लोग उस दिन क्या कर रहे थे। तो ये अगर एनसीईआरटी ने यहां इतनी जगह दी है ना, तो बोर्ड में भी इसको बहुत जगह दी है, और ये चल रहा है अगले पेज तक। तो दिस इज व्हाट इज कमिंग आफ्टर 2 लेक्चर्स। मैं उसको इस टॉपिक में अभी से करा के सेफ होके चल रही हूं कि आप बच्चे पकड़ पाए। हो गया सबके पास ये? तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सारे क्या होंगे बच्चों? मेटा डायरेक्टिंग। अब पहले तो उस स्पेशल केस को पकड़े जो यहां लिख दिया था मैंने हेलोजन्स को लेके, ठीक है? पहले उस स्पेशल केस को पकड़ते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हेलोजन्स में क्या स्पेशल था? हेलोजन्स लॉजिकली क्या होने चाहिए थे? अगर मैं जुगाड़ से चलूं तो हेलोजन्स शुड बी एक्टिवेटिंग, लेकिन हेलोजन्स में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया देन रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट के बजाय हेलोजन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, कि इकलौता केस यही होता है। बाकी सब जगह हम कहते हैं भाई रेजोनेंस आए तो कुछ और देखना मत। हेलोजेंस में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया। अब क्या इफेक्ट था ये मेरे को तो यही नहीं पता, मैं आगे क्या सोचूं। रेजोनेंस तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, पिछली 2-3 क्लासेस से चल ही रहा है कि भाई इसकी रेजोनेंस के हिसाब से इट शुड बी एक्टिवेटिंग, इट शुड बी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इसके अंदर एक इंडक्टिव इफेक्ट नाम की चीज है जिसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये इफेक्ट डोमिनेट कर गया। जब इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर गया तो क्लोरीन क्या बिहेव किया? डीएक्टिवेटिंग। भाई रेजोनेंस देखूं तो इट शुड बी एक्टिवेटिंग, इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो इट शुड बी डीएक्टिवेटिंग। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होने की वजह से इसको रखना तो मेरे को किस कैटेगरी में पड़ा? डीएक्टिवेटिंग है। तो भाई ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डोमिनेट करती है, वो ताकत इसकी। लेकिन आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किधर लगेगा? जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज का पूल होगा। वो बाई चांस रेजोनेंस की वजह से इन्हीं जगहों पर नेगेटिव चार्ज का पूल आया। डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होना हेलोजेंस का ये स्पेशल केस है, कि देख के तो लग रहा था पहले ये एक्टिवेटिंग है, लेकिन फिर मुझे पता चलता है नहीं, इसमें रेजोनेंस ताकतवर नहीं है, इसमें इंडक्टिव है। तो होना क्या चाहिए? ग्रुप तो डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि रेजोनेंस भी है, वो जीरो नहीं है। रिंग डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। दिस वाज द स्पेशल केस, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज अ स्पेशल केस। राइट डाउन। हाँ जी, दोनों काम हो रहे हैं ना इसके अंदर। इसमें रेजोनेंस की वजह से दे रहा है प्लस आर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ले रहा है माइनस आई। हम कह रहे हैं हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेट कर जाता है, तो
इन नटशेल ये ले रहा है कि दे रहा है? ये खींच रहा है। आप दोनों बात एक साथ बोलोगे तो नतीजे पे तो आओगे नहीं ना, पहले एक 1 बाय 1 स्टेप पकड़ना पड़ेगा। इन नटशेल ये क्या कर रहा है, इसका इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना, डीएक्टिवेटिंग। यस, डीएक्टिवेटिंग है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट से काबू में नहीं आता, वो आता रेजोनेंस से है। भाई जहां जहां तुम नेगेटिव चार्ज बनाओगे हमने तो वहीं आना है। रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हुआ, तो डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये बात एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएट नहीं होगी। जब आप नोट्स बनाएंगे, जब आप रीडू करेंगे इस बात को, तब एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी बात हो रही है यहाँ पे। यस, रेजोनेंस और है क्या? रेजोनेंस का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज। नहीं नहीं नहीं, हेलोजन के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, बट उससे ज्यादा ताकतवर इंडक्टिव इफेक्ट आ गया यहां पे। ठीक है, इसको कभी आप ये नहीं कह सकते हो तो दोनों रहे हैं। एक बात का जवाब एक लॉजिक से आ रहा है, दूसरी बात का जवाब दूसरे लॉजिक से आ रहा है, और दोनों करेक्ट है। तो हेलोजेंस का केस आ गया कि क्या होते हैं ये, डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम हमेशा एक्टिवेटिंग के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार, क्योंकि एनसीईआरटी का है। तो जेई नीट में वो तो और बेटर आता है जो एनसीईआरटी में दिया हो। अभी एक और केस रहता है CH3, कि हमें नहीं पता वो एक्टिवेटिंग क्यों है। तो अगर आपको ये चीज आ गई हो, तो अब मैं CH3 की बात करूं। ये सब के सब मेरे साथ एक बार सुनिए प्लीज, आपस के डिस्कशंस को रोक दीजिए। मेरे को उसी हिसाब से डिसाइड होगा मेरे को इस टॉपिक को कहां रोकना है। अगर ज्यादा बातें, ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा कंफ्यूजन हुए तो आई विल स्टॉप दिस टॉपिक इन बिटवीन एंड आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या है मेरे पास? टॉल्वीन। आपको बेंजीन के ऊपर CH3 यानी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, जो भी आप बोलें, वो मैंने एक्टिवेटिंग की लिस्ट में डाल के दिया है। एक्टिवेटिंग क्यों है ये, इसका बहुत ज्यादा डिटेल आज नहीं, बट आप जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन नाम की एक चीज मैंने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में भी ली थी, तो बहुत हल्का सा लूंगी आज, वरना मैं आज और कुछ करा नहीं पाऊंगी। ये है टॉल्वीन। टॉल्वीन में क्या होता है, पाई बॉन्ड, ध्यान देना इस पाई बॉन्ड पे, जो मैंने यहां पर, लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। फिर जिस दिन हाइपर कॉन्जुगेशन एक साथ होगा उस दिन आपके लिए फिर रिवीजन होगा। जब व्हेन आई विल बी टेकिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सारे हाइपर कॉन्जुगेशन के केसेस एक ही दिन में लूंगी, तो ये सारे आपके लिए एक रिवाइवल हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, सब है, आप जानते हैं इन्वॉल्व है। इस कार्बन के पास 3-3 H लगे। इन H की आदत क्या होती है, किसी तरह से हम निकल जाएं, अगर सामने कोई गुंजाइश दिख रही है तो इस हाइड्रोजन को क्या दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड है जो मूव कर सकता है। कैसे मूव कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता, वो बाद की बात है, बट पाई बॉन्ड का पूरा ग्रुप है जो मूव कर सकता है। इस पाई बॉन्ड को देख के ये हाइड्रोजन कहता है मैं निकल लेता हूं एज H पॉजिटिव। ये तो बेसिक नेचर इसका सेट हो ही चुका है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, एक्टिवेटिंग हो गया, कोई लोन पेयर नहीं था, फिर भी कार्बन के साथ एक थोड़ी 3-3 है। इस अब मेरा यहां पर रेफरेंस कौन है, ये दोनों कार्बन, ये पड़ोसी कार्बन एल्फा। 3-3 एल्फा हाइड्रोजन है, तीनों में होड़ लग गई, मैं नहीं तू नहीं, मैं नहीं तू नहीं, शुरू। 3-3 हाइड्रोजन्स हैं, एक एक करके बाहर भागने को तैयार, और अपना बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं, अपना बॉन्ड पेयर इस कार्बन को दिया और यहां पे पहुंचा दिया नेगेटिव चार्ज। थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, थोड़ी देर बाद ये इधर आ गया, हो गया एक्टिवेटिंग, हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहां तक तो चल रहा है मेरा बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी, किसी क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी अगर आप पढ़ लें, आप याद कर लें। लेकिन पढ़ने और याद करने के बाद भी गलती कहां होगी, अब मैं उस जोन पे जाना चाह रही हूं। तो ये आपको सबको समझ आ गया टॉल्वीन क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या टॉल्वीन क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एवरीवन। तो किसी को अगर इतना भी बनाना हो बनाए। मैं जरा अपना आखिरी क्वेश्चन इस पे लूं, बनाना है बनाइए पहले, अगर कोई बना रहा है, सॉरी, कि टॉल्वीन कैसे एक्टिवेटिंग है, CH3 कैसे एक्टिवेटिंग है। और ये काफी डायरेक्ट, इस बार के जेई के पेपर्स को देख के हमें इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी है कि ये
डायरेक्ट आ रहा है। ऐसे ही जो लोग खाली बैठे हैं वो मुझे बताएं, अगर वो अपनी गट फीलिंग से मेरे को इसका जवाब दे पाए, ये ग्रुप एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? चेरी, कोपल, बताया था नहीं था वो तो हो गई बात, मैं तो पता नहीं क्या क्या बता के चलती हूँ। क्यों? कॉन्जुगेशन में आ गया तो क्या अगला स्टेप? मान लो मेरे को नहीं समझ आया, पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इस रेजोनेंस को देख के ललचाएगा, मेरे को भी मिला लो, और आ गया नेगेटिव चार्ज। यहीं पे काउंटर करती हूँ, जब आप कंफ्यूज होंगे और कुछ टाइम बाद, आज तो नहीं, आज तो डिस्कस हो रहा है, तो आज तो आपको कंफ्यूज करना मुश्किल है। ये तीन एक साथ में ऐसे सजा के बना के दे दूं तो कंफ्यूज होने का गुंजाइश है कि नहीं, मुझे वो चेक करना है। इसका तो चलो ऑल टुगेदर डिफरेंट रीजन है कि ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मेरी समस्या क्या थी जब मैं आपके जितनी थी, रेदर छोड़ो आपके जितनी, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेके बैठ गई थी, तब मेरी समस्या क्या थी, इतनी सारी चीजें मैं उस वक्त कैसे एक साथ लेकर आऊं, मेरे को कौन याद दिलाएगा कि अब ये भी याद कर तू, इसके बारे में भी सोच। आई हैव नो आइडिया, और मार्क्स कमाए तो हम तो डिग्री से ही गए। तो उस वक्त हमें सूझता है जाके कि कुछ तो मेरी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए। तो मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मेरे को याद ना रखना पड़े, चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएं। तो आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, रेजोनेंस का इंजन देखो। जब पाई बॉन्ड रेजोनेंस शो करनी शुरू करता है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। यहां पर दोनों सेम थे कार्बन, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही नहीं, तो वो अपने आप बेंजीन रिंग की तरफ जाएगा। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे धीरे, जब आपका अपने आप फ्लो बनेगा, आपको हर चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। बट मैं अभी आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, आपके पास और सब्जेक्ट्स भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ इसी पे सारी जिंदगी लगा दो। लेकिन अगर क्लास में डिस्कस हो जाए, उस पर मैं भी कुछ प्रैक्टिस करा दूं, क्लास टेस्ट ले लूं, उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ आपकी कॉपी में नीचे से एक लाइन लिखी होगी, मैं इसमें हमेशा फंसता हूं या फंसती हूं, मुझे ये ध्यान रखना है। ये जो आपका अपना पर्सनल कमेंट होगा ना आपके लिए कि मुझे ये ध्यान रखना है, दैट विल सेव यू। सो अब आपके पास कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आई होप, कि आप ये रट नहीं सकते पाई बॉन्ड है पड़ोस में तो पक्का एक्टिवेटिंग होगा, नहीं, वो डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है पाई बॉन्ड किसके साथ है। तो ये तो हुई प्रैक्टिस आपकी थोड़ी देर को जो मुझे करानी थी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले, ये भी 3-4 साल पहले दो तीन स्टूडेंट्स मेरे जो अड़ गए थे एक डीपीपी के क्वेश्चन पे, तो उसके बाद मेरे को लगा ये मेरे को मेरे क्लास के उसमें आ जाना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन है उन बच्चों का कि ये क्लास के टाइम ही आप करा दिया करो। और लास्ट ईयर इस पे बाई चांस क्वेश्चन भी आ गया, ये मेरे लास्ट ईयर के नोट्स हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। CH3 क्या है? एवरीबॉडी एक्टिवेटिंग, बिकॉज ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन कूद के दे रहे हैं रिंग को अपना। CF3 और CCl3, क्यों? क्योंकि अभी वैसे हम बात कर चुके हैं, बट स्टिल दोबारा करने से मुझे तसल्ली होती है कि अब आपको याद रहेगा। आपको पता ही है हेलोजन में वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट ठीक ठाक इफेक्टिव है, तो ये उधर की तरफ खींचेगा तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। माय लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों में कौन सा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग? और मेरी लिस्ट में शायद सबसे पहले है जो आज लिखवाई, CF3 इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पॉसिबल फॉर यू। तो अब मैंने ये कंपैरिजन, क्योंकि ये कंपैरिजन इसके साथ पूछा गया है एसर्शन रीजन में, CH3 CF3 एक से है, बड़ा इजी है, ऑब्वियस है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए इफेक्ट का नाम इंडक्टिव है जिसकी वजह से, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो ज्यादा खींच पाया इलेक्ट्रॉन्स को। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हैं ताकि आप ये देख सके कि मेरे को 12th की ऑर्गेनिक में इसका क्या रोल है। अभी तक तो चल रहा था +1 का हाइड्रोकार्बन का एक प्लेन टॉपिक, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे आज के टेस्ट में मिल जाएंगे, जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में आए हैं इस बार जेई में, वो सारे डाल दिए तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का यूसेज मेरे को अब आगे की ऑर्गेनिक में लगना है, उसके ऊपर क्वेश्चन। तो अब मुझे बताएं, CF3 इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा? मेटा पे। तो अब अगर इस साल किसी रिएक्शन में ABCD वाले रिएक्शन में आपको बताना हो कि इसमें प्रोडक्ट A क्या है, मेटा पे लगा हुआ आ जाएगा।
गान्या, बाकी लोग चुप रहिए। ये क्या है, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? लिस्ट में देख के जवाब देना, अभी मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही आपने रट लिया होगा। एक्टिवेटिंग तो कौन सा डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पैरा। तो इसके अंदर तो सेम ही मेटा डायरेक्टिंग था, और इसके अंदर क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो अलाउ मी टू ड्रॉ ओनली मेजर, तो यहां पर मैं ई लगा दूंगी। तो वो जो ए बी सी डी वाले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप से ज्यादा आते भी नहीं है जेई में, नीट में एडवांस में आते हैं 8-8 स्टेप या 7-7 स्टेप के, लेकिन जेई में 3 स्टेप से ऊपर के नहीं आते। तो ए तो आ गया मेरे पास, पहला स्टेप तो आ गया मेरे पास। यहां पर आपको मैं +1 के उस टॉपिक को पूरा क्लोज करती हूं, नहीं पूरा नहीं, सॉरी, एक चीज और रहती है। पहले मुझे बताइए, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग याद रह गया? ये तो मैंने पूछना यूजलेस ही रहा, कोई फायदा नहीं है, आपने फटाक से जवाब दे ही दिया। अब पूछती हूँ एक चीज जो मैंने +1 में हाथ भी नहीं लगाई है, कोई टीचर नहीं लगाता हाथ। अगर किसी रिंग में दो दो ग्रुप्स लगे हों तो तीसरा कहां आके लगेगा इलेक्ट्रोफाइल? मेरा क्वेश्चन पूरा हुए बिना आपका आंसर आ गया, गुड। साथ में, ये किधर साथ में? अच्छा अच्छा, बस बस रहने ही दो, ठीक है, चलो जी, समझो। मेरे को बताने का मौका ही तो नहीं दिया दोनों कहाँ लगे हैं, आपने कहा साथ में, तो मैं तो समझ भी नहीं पाई। ये तो मैं थोड़ी देर मैंने पॉज इसलिए लिया कि शायद ये आंसर किसी सवाल में फिट हो जाए, तो मैं सवाल क्रिएट कर लूं, बट ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका ये आंसर हो। सो प्लीज लिसन। अगर दो ग्रुप हैं, और ये भी आपको बड़ा आम तौर पे आपके इस चैप्टर में मिलना शुरू हो जाएगा, 11 तक ऐसा हम हाथ नहीं लगाते। अगर दो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, या दो दो डीएक्टिवेटिंग, या एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, दो ग्रुप में तो फिर कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ बोथ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। मान लीजिए एक में दोनों प्रेजेंट हैं, जिसमें एक तो है डीएक्टिवेटिंग, एक है एक्टिवेटिंग। नेचर में क्या चीज फेवर्ड है? किसी भी चीज को एक्टिवेट करना, पॉजिटिव। तो हमेशा डिसाइडर कौन होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप। लिखिए ये मेरे साथ, ये कहीं ना मिलना आपको। तो अगर CH3 डिसाइडर होगा अरमान, तो मुझे बताओ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किधर लगाऊं? CH3 जो कि एक्टिवेटिंग है, और पैरा पे। अगर इफ आई आस्क यू मेजर इफ आई आस्क यू मेजर, तुम्हें समझ भी नहीं आया, सारे लोग क्यों हंसे? तो कितना क्लियर और सही आंसर देते देते एकदम से यू टर्न मार लिया तुमने। मैं बताती हूँ तुमने क्या बोला, ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, फिर मैंने कहा इफ आई कैन आस्क यू मेजर, तो तुमने क्या दिया, मेटा। हाँ बस यही था, सवाल ही यही था। तुम मेटा पे क्यों फिसल गए मुझे पता नहीं, बट इट्स ओके, क्योंकि इनिशियल आंसर आपका सही था, तो आई टेक इट। एग्जैक्टली, बट ठीक है, आई टेक इट, क्योंकि मेरे साथ तो फंबल ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड दैट। चलिए, तो अगर अब मैं बात करूं यहां पर, बात क्या बताने की, हाँ जी, ये आपको एक रूल बताया जा रहा है, जब भी एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है, नेचर में फेवरेबल चीज क्या है, और बॉन्ड बनना, रिएक्शन होना, एक मेरे को दिखा कि ये फेवरेबल हो रहा है, तो एक्टिवेटिंग इज ऑलवेज पावरफुल डिसाइडर इन लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन। डीएक्टिवेटिंग तो क्या करेगा, भाग जा। डीएक्टिवेटिंग का काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को आने ही ना देना, डीएक्टिवेटिंग में दूर करना, भी तेरा बेंजीन रिंग नहीं है, मैंने खींच लिया, तो वो तो उसको आने नहीं दे रहा, तो वो डिसाइडर कैसे बनेगा? तो डिसाइडर हमेशा एक्टिवेटिंग बनेगा। तो एक्टिवेटिंग के हिसाब से ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा। तो मेजर क्या होगा, अपनी कॉपी में बनाइए इसका मेजर प्रोडक्ट। ओहो, हाँ जी बोलो। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, डोंट क्रिएट। आ रहा है अभी, वो भी आ रहा है, पहले एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग लो, उसके बाद बात करूंगी। ऊपर क्या लिखा है? ओके ओके, अगर दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो एक्टिवेटिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग, तो उसमें मैंने इफ बोथ, मतलब इसको, ये राइट सेंटेंस तो नहीं है तीनों केसेस के लिए। इफ मोर देन वन ग्रुप्स, मेरे हिसाब से इफ मोर देन वन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, वो लिख लीजिए। बाई चांस पहला केस ऐसा था जिसमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, मुझे नहीं पता गप्पे मारने का टॉपिक क्यों मिल गया तुमको।
ये धक्का मार रहा है इलेक्ट्रोफाइल को, तू आई मत। ये कह रहा है मोस्ट वेलकम आ जा, तो वो किसके हिसाब से आएगा? जो उसको बुला रहा है। जो दरवाजे ही बंद कर रहा है उसके ऊपर, वो थोड़ी गाइड करेगा बेटा किधर आ। आप ये बताओ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है? उसने इस रिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, इलेक्ट्रोफाइल को कहा गेट लॉस्ट, लेकिन इसने कहा नहीं आ जाओ, तो इट इज डिसाइडर। ये कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? मतलब वो मेरा अभी टॉपिक ही नहीं है, वहां मेरे को जाना ही नहीं है, अभी रोकना है अपने आप को। आप बहुत आगे पहुंच के उसका कोई फायदा भी नहीं है, वो ऐसा कोई मेरे पास चैप्टर ही नहीं है जिसमें क्वेश्चन आए। सो आई एम रिमूविंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉम डिस्कशन, राइट जी? अगला मेरे पास क्या है जसकमल? मेजर क्या होगा? पैरा, ऑलवेज। हाँ, तो उसका एक पड़ोसी, पैरा का एक पड़ोसी, स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर। दोनों मेजर नहीं कहूंगी मैं अभी भी। जब डिसाइडर ये है तो इसका पैरा। क्लियर है एवरीवन? अब ये सेकंड केस देखो, दोनों डीएक्टिवेटिंग, जो इनमें से कोई पूछ रहा था और मैंने रोक दिया था अभी। अगर दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा बहुत अलाउ कौन करेगा? लेस पावरफुल वाला। मोर पावरफुल, आपको लिस्ट में पता है NO2 काफी आगे है। जो जो लिस्ट में चेक करो, NO2 सबसे आगे है। मैंने लेस लिख दिया गलती से, मुझे मोर लिखना चाहिए था। लिस्ट में एक बार चेक करिए बच्चों। हाँ, NO2 सबसे आगे है। सी, ठीक है, CF3 तो एक स्पेशल केस है, आई एग्री। तो वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इस पार्ट में कौन सा सबसे आगे है? NO2। सो मोर पावरफुल कभी भी डिसाइडर नहीं होता है। डिसाइडर इसमें कौन होता है? लेस पावरफुल। अभी बताया तो बेटा, मोर पावरफुल तो धक्का ही देगा ना इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेटिंग की। आई मत, बार बार क्यों उसी लाइन पे ला रहे हैं मेरे को? भाई जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। आई डोंट वांट टू रिएक्ट, तो मोर पावरफुल तो घुसने ही नहीं दे रहा उसके अंदर। लेस पावरफुल विल बी डिसाइडर। तो अब मेरे को पारस, अनुबल, मेजर प्रोडक्ट बताइए इसका। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग इज मेटा डायरेक्टिंग। तो इधर जो डिसाइडर है उसके मेटा पे। आप ये मत कहो लो NO2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता ही नहीं है मैम, आपने उसके पैरा में कैसे लगा दिया? प्रिंटर है आपकी डीपीपी में, ये रोल डिसाइड ही नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रोफाइल का कि वो किधर आए। डिसाइडर कौन है? COOH। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बीइंग मेटा, इट विल आस्क इलेक्ट्रोफाइल टू स्टिक टू मेटा। यस प्रिया? इसमें दो मेटा है। अच्छा अच्छा, ओके, बिल्कुल सही, इसमें दो मेटा है। इसके पड़ोस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी होगी, इसीलिए मेजर है। तभी मैं आपसे बार बार वन मेजर पूछ रही हूँ, माइनर में मत जाओ, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टॉपिक। प्लीज डोंट थिंक अदर। अभी आप इनिशियल स्टेजेस में इसके, डीपीपी और टेस्ट के दौरान मैं आपको उस साइड ले जाऊंगी, राइट? तो इसका मेजर प्रोडक्ट बनाइए सभी लोग। मुझे नहीं पता अगेन बातें क्यों हो रही हैं। इसका मेटा यहां पे लगेगा E। हाँ, मैं अभी एकदम से क्लास का अटेंशन इधर नहीं ला सकती, बाद में बात करते हैं। आई कैन नॉट, जब वो चीज आएगी तब बात कर लूंगी मैं। मतलब यार, एक चलती गाड़ी से तुम मेरे को कहोगे उतर के उस गाड़ी में आ जाओ? इज इट पॉसिबल? करके देखना एक बार। तो मेरा भी तो वही हाल है, जब मैं एक गाड़ी चला रही हूँ मेरे को दूसरी में एकदम से मत लाओ, मेरे को सारी क्लास को साथ लेके आना है जी। हो गया ये लास्ट कॉम्बिनेशन, शायद एक आधा और भी मिल जाए। अब मैंने यहां पर दो दो आपको दोनों क्या दिए? एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग में कौन इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा एक्टिवेटिंग वे में बुला रहा है? मोर पावरफुल। तो मोर पावरफुल विल बी डिसाइडर OH। तो मेरे को मेजर बताओ भाई। अब बताओ विनीता, तुम क्या कह रही थी? तो फिर तो ये तो सारी क्लास को पता था, इसलिए मेरे को स्पेशल क्यों बुला रही थी तुम? चलो एवरीवन, ये बनेगा मेजर।
चेक कर लो मेरे से गलती हुई हो तो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन आपको अब? तो अगर दो ग्रुप हैं तो भी आप लोग डायरेक्टिंग या कह लीजिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पकड़ सकते हैं कि कहां पर तीसरा ग्रुप आके लगेगा। हो जाए तो बताइएगा, मुझे लगता है एक और कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कुछ बचा है कॉम्बिनेशन? दो डीएक्टिवेटिंग दे लिए मैंने, एक डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग दे लिया, तो मेरे हिसाब से बचा नहीं। बट मैंने जहां तक चौथा एक क्रिएट तो किया था इस चैप्टर में, और ये मेरे चैप्टर टेस्ट में आएगा उस दिन, तो मैं बोलूंगी कि मैंने कराया था ये मेरे टेस्ट में आएगा। मैं टेस्ट पेपर लीक कर रही हूं अपना। अगेन जब दो, अब ये कौन से हैं? वो जिनका पता नहीं एक्टिवेटिंग होता है कि डीएक्टिवेटिंग होता है, हम तो अभी उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। होते तो डीएक्टिवेटिंग है ये, लेकिन ये होते ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। उसमें भी मैंने फिर दो दे दिया। हाँ बेटा, कर रखा है यहां मैंने। ये मोर पावरफुल है, ये मोर पावरफुल है, तो ये डिसाइडर होगा यहां पे। तो ऑर्थो और पैरा, लेकिन ऑर्थो में यहां लगा दूं तो भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, तो मेरे को इसमें मेजर किधर मिलेगा? पैरा पोजीशन पे। एब्जॉर्बेड, ये स्पेशल का एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया। एक तो हमें ये स्ट्रगल चल रही है कि हेलोजन्स डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दूसरी स्ट्रगल दो हेलोजन है, तो उस हिसाब से एक बार आप इसे नोट करिए। ये हमारे टेस्ट जेई नीट में बड़ा वैलिड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड कैसे है, देखिएगा मेरे साथ, समझिएगा। ये सारा अगेन +1 के हाइड्रोकार्बन में फिर करा रखा है आपको, तो आज तो मैं कुछ भी नया नहीं ला पा रही हूं। सारा +1 है और सारा आपकी +2 की एनसीईआरटी में रिपीट है। क्या देख रहे हैं यहां पे अब हम? बेंजीन, राइट। आपको आज के लेक्चर के शुरुआत में क्या बताया? बेंजीन के ऊपर कोई चीज आपको लगानी है तो एक ही रास्ते से लगानी है। पहले तो उसे इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और फिर छयों में से कोई एक H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बन गया। मेरे को इस चैप्टर में क्या बनाना है बच्चों? एराइल हैलाइड, यानी कि नोट करना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एराइल हैलाइड बनाना है। एराइल हैलाइड का मतलब सबसे आसान है मेरे लिए क्लोराइड बनाना, इसलिए मैंने आपको पता है क्लोराइड लिया। यहां पे मैं फ्लोराइड लूंगी तो भी आपको बता चुकी कि बम फटेगा, आयोडाइड लूंगी तो भी बता चुकी उल्टा जाएगा, फिर मेरे को कुछ और सामान लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे सबसे आसान ले लिया Cl2। इस Cl2 को अगर मैं यहां पर अटैक करवाने भेजूं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ये खुद इलेक्ट्रोफाइल ना बने। तो अब मेरी क्लास थोड़ा सा ध्यान यहां पर दे। इसको इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाऊं? H न्यू दूंगी तो क्या होगा? बराबर बंटवारा, रिएक्शन ही नहीं होना, क्योंकि रेडिकल तो यहां जाके धक्का खा के वापस आ जाएगा, नो रिएक्शन। अच्छा, लाइट नहीं देती, मैं डार्क दे देती हूं। मैंने डार्क स्पेशली लिखा कि कहीं लाइट ना समझ लो। तो भी क्या, Cl जुड़े हुए, इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? कुछ तो ऐसा अब आपको करना पड़ेगा कि ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो। किस तरह से ब्रेक हो? ये जाए पूरे बॉन्ड नेगेटिव के साथ और ये बने पॉजिटिव, तब जाके Cl को पॉजिटिव बन के इस पे गुंजाइश है कि मेरे को जगह मिल जाएगी अटैक करने की। फिर मैं एक किसी H को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरो बेंजीन बना के फ्री। उसके लिए मेरे को कुछ सामान लाना पड़ेगा कि ये बॉन्ड फिशन कौन सा हो? हेट्रोलिटिक। आयरन कैटलिस्ट लिखा मैंने ऊपर। मैं एनहाइड्रस AlCl3 भी लिख सकती थी, बट वो जैसे ही लिखूंगी आपको फिर कुछ चमक जाएगा +1 का, इसलिए रोक लिया। आयरन, आयरन का काम क्या है? अब आप इस चैप्टर कोऑर्डिनेशन को पढ़ के आए हैं। आयरन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में ये तैयार रहता है किसी से लोन पेयर ले लूं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लूं, ये इस क्लोरीन को लिगेंड के तौर पे खींच लेगा, एक क्लोरीन को एज नेगेटिव खींच लेगा। तो इसका काम क्या हुआ? इट इज रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं उसको लुइस एसिड कह सकती हूँ? ये सारे छोटे छोटे डिटेल अगली क्लास में बहुत बेटर वे में लूंगी, लेकिन आपको एक छोटा सा टुकड़ा याद दिला रही हूँ। ये लुइस एसिड की तरह काम करेगा। इस Cl2 को बोलेगा एक Cl लिगेंड बनाओ अपना, Cl नेगेटिव, क्लोरिडो फ्लोरिडो ब्रोमिडो बहुत किया हमने कोऑर्डिनेशन में। इसने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरे Cl का क्या हुआ? पॉजिटिव गया, बन गया एराइल हैलाइड। पहली प्रिपरेशन खत्म। एनसीईआरटी ने यही लेके छोड़ दिया और ब्रैकेट में अगेन
हाइड्रोकार्बन +1। तो मेरे पास तो आ गया फिर सारा डिटेल, मेरे बोर्ड के सिलेबस में आ गया। यानी इस रिएक्शन को आज मैं बहुत इत्मीनान से बता चुकी हूं। हम क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैंने बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल भेजा, नो रिएक्शन। अगर मैंने बेंजीन पे फ्री रेडिकल भेजा, नो रिएक्शन। मेरे को बेंजीन पे एक ही चीज भेजने का राइट है, एक ही चीज भेजना पॉसिबल है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये तो शायद रट जाए आज के बाद आपको। तो इतनी हेडिंग लिखिए, फिर नीचे चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे और उसके बाद क्लास क्लोज करते हैं टेस्ट के बाद ऑफ कोर्स। इतना लिखिए हेडिंग, प्रॉपर +2 का टॉपिक है ये। इसके बाद पूरे एनसीईआरटी में हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में एरोमेटिक, एराइल अल्कोहल, एराइल कीटोन्स, एराइल एल्डिहाइड, एराइल अमीन्स मैं छोड़ दूंगी, सारा आज करा रही हूं, या इसी के कंटिन्यूशन में सीधे बोल दूंगी मैंने करा दिया था, दोबारा लिख लो। ये सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना नहीं पाया, उसकी कोशिश थी, उसने बस 1 सेकंड को लिया, उतने में Cl पॉजिटिव लग गया, बाद में वापस लौटा देता है। वो मैकेनिज्म पे आ रहे हैं। तो अभी प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। कोई कंक्लूजन तब तक नहीं निकालेंगे आप जब तक मैं नहीं कहती ये रिएक्शन पूरा हो गया। बताइए, कुछ पूछना है तो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या नहीं होता। तो सबसे पहली सिरदर्दी तो क्या थी इसके अंदर? तुम Cl का इलेक्ट्रोफाइल तो बना के दिखाओ, उसके बाद का काम तो हमें ऑलरेडी आता है, आज की क्लास लगा दी उसके ऊपर। तो हैव अ लुक, इसको भी पहले समझना फिर लिख लेना बच्चों, क्योंकि इसके बाद मैं और कुछ पढ़ाऊंगी भी नहीं इस मैकेनिज्म के बाद। सबसे पहला काम, बेंजीन को देखते ही Cl2 की जरूरत क्या थी रिएक्ट करने के लिए? भाई मुझे इलेक्ट्रोफाइल बनना है, मेरे बस का नहीं। तो एक हेल्प आती है मेरे पास, आयरन। मैं इसकी जगह सिल्वर भी ले लूं, मैं इसकी जगह और भी कोई ऐसा कंपाउंड ले सकती हूं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने को डेस्परेट है, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मैं उन्हें उठा लाऊंगी। मैं किसी भी ऐसी चीज को यहां यूज कर सकती हूं जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस में बहुत ज्यादा हाथ है। तो ये आयरन क्या करेगा? इस बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिशन करके Cl नेगेटिव को अपने पास ले गया। पीछे क्या बचा बच्चों? Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव मतलब वही जो इतनी देर से ई कर रहे थे हम। नहीं पसंद आया मेरे को Fe, तो मैं एनहाइड्रस AlCl3 उठा ले। एल्यूमिनियम ने अगर 3 ही बॉन्ड बना रखे तो उसका सिक्सटेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसको भी अगेन डेस्परेशन है, मेरे को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? फिर वही काम, हेट्रोलिटिक फिशन। और AlCl4 नेगेटिव, अगेन मेरा पर्पस मीट कर गया यहां पे कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बनते ही क्या होगा? अब आपको रेजोनेंस के सारे स्ट्रक्चर्स मेरी तरफ से पहले ही बने हुए मिलेंगे, जो इतनी देर से मैं आधे अधूरे आपके सामने बना रही थी। पहले समझना, फिर आप बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे। अब ये Cl पॉजिटिव गया किसके पास? रिंग के पास। रिंग के पास जाते ही Cl पॉजिटिव ने क्या डिमांड की होगी? एक पेयर दो इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज है, मैं तो आया ही इलेक्ट्रॉन के पेयर के लिए हूं। तो रिंग ने अपना ये वाला बॉन्ड, हैव अ लुक, खोल दिया। कोई भी एक पाई बॉन्ड चूज करिए, रिंग ने उस पाई बॉन्ड को ओपन कर दिया। तो ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड ओपन हो गया कि लो भाई हमने ओपन कर दिया, आ जाओ। जब ओपन करा उस वक्त आशीष थोड़ी कोशिश यहीं की करना, बाद में नोट करना। इस कार्बन का क्या हुआ? तुमने तो बॉन्ड खोल दिया, ये बॉन्ड उसको दे दिया, ये कार्बन क्या हुआ? डेफिशिएंट। उस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। कैन आई से कार्बोकेटाइन बना? बिल्कुल बना। लेकिन इस कार्बोकेटाइन के पास सबसे बढ़िया बात थी, इसके पास एक और पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा था। इसने तो शुरू कर दिया रेजोनेंस। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को इससे मिल गया बॉन्ड, और उसके बाद किस पे पॉजिटिव आ गया? इस पे। तो ये तो खेल चल पड़ा। अगर मैं इन तीनों फॉर्म का हाइब्रिड सोचूं थोड़ी देर को कि कुछ बनेगा, यस, इन तीनों फॉर्म को अगर मेरे को एक ही स्ट्रक्चर में दिखाना है, मेरे पास नहीं है अभी टाइम ये बनाने का,
तो मैं ये दिखा सकती हूं ClH पॉजिटिव चार्ज इतने में घूम रहा है, पूरा तो गोला नहीं बना, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतने में घूम रहा है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसीलिए ये काम हो पाया। यहां मेरे से पूछा जा सकता है बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड को कैसे अटैक कर सकता है कोई, अटैक करने के बाद भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं बन रही, एक बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए ये चेंज पॉसिबल हो पाया। बट कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन है, वो फिर डिमांड करेगा वापस दो बेंजीन रिंग का पूरा 6 स्टेट वो रिंग, तो उसकी वजह से ये जो कार्बोकेटाइन बना था ये वापस अपनी एरोमेटिसिटी वो रिंग 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। इन दोनों में से कौन जल्दी बाहर जाने में इंटरेस्टेड होगा एज H पॉजिटिव? H। तो ये H कहता है लेट मी सैक्रिफाइस, मैं एज H पॉजिटिव चला जाता हूं, ये बॉन्ड जो खोल दिया था इसको वापस बंद करके दिस। और आपको पता है सॉल्यूशन में एक ये घूम रहा है Cl नेगेटिव, जो AlCl3 ने ले तो लिया लेकिन उसको भी टेंशन हो गई कि नेगेटिव चार्ज आ गया साथ, उसने भी बाहर धक्का दे दिया, HCl बन गया। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, रिंग पे एक हेलोजन आया और उससे क्या बन गया, एराइल हैलाइड। क्लियर इतना? इसे नोट करिए, टेस्ट लीजिए और जाइए, से नोट करिए पूरी अटेंटिवनेस से। ये आपको 2-3 लेक्चर में तो मैंने पूरा +1 ही पढ़ाया है, करिए इसको नोट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर और ऊपर है कुछ जी, प्रॉपर यहां से करिए। हाँ भाई AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल सही, लेकिन आप एक चीज देखो, मैं एनहाइड्रस AlCl3 दे रही हूं, राइट, उसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग, तभी तो वो इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ रहा है, राइट। उसके पास ज्यादा बेटर रिएक्टेंट कौन होगा, बेंजीन की, ये बेंजीन की तो 3 डबल बॉन्ड है यार, उसको तो तोड़ने में को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। ये लीजिए, जिनको जो भी नोट कर रहे हैं प्लीज ध्यान से, टेस्ट की जल्दी में नोट करने को खराब मत करना, ये भी जरूरी है।